Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. I'm Ashutosh Agarwal and I welcome you all in the CFA Level 1 summary video series. So in the previous video, we have done reading number 42, in which we have discussed about the market indexes, different market indexes and what are the different methodologies to compute the market index basically. And जिसके अंदर क्या था, price weighing index था, equal weighted था, market capitalization, free float market capitalization and the fundamental. And what are the different scenarios हैं, क्या क्या options हैं, मतलब what are the different difficulties or what are the different decision making we need to follow when we are constructing a index and उसका हमने फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के बारे में भी डिस्कस किया था, फिक्स्ड इनकम जो इंडेक्स के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए एंड एवरीथिंग. सो एक बार वो रीडिंग अच्छे से देख लेना, उसमें बहुत सारी चीजें थी जो इंपॉर्टेंट थी, जिसके अंदर डिवाइजर वाला पॉइंट एक अच्छा था. नाउ इन दिस रीडिंग वी आर डूइंग द मार्केट एफिशिएंसी, रीडिंग नंबर 43 विच टॉक्स अबाउट कि मार्केट एफिशिएंट है या नहीं है. मार्केट एफिशिएंसी के भी तीन होते हैं, वीक फॉर्म एफिशिएंट, सेमी स्ट्रांग एंड स्ट्रांग बेसिकली. एंड उसके अंदर हम कैसे चीजें आइडेंटिफाई करेंगे, हाइपोथेसिस कैसे चेक करते हैं एंड एवरीथिंग. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. जस्ट ये क्या चीज है या. So first point talks about the market efficiency. So what do you mean by the market efficiency? So we understand the market efficiency is a informationally efficient होना चाहिए हमारा capital market. Our capital market should be the informationally efficient. Everything should be properly covered. जो भी market prices है fully reflect कर रहे हो everything and every information को. So the current market price जो है fully, quickly and rationally reflect करे all available information about security. सो व्हाट डू यू मीन बाय द ऑपरेशनली इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट, यानी हम ये सोच के चलते हैं कि जो हमारा करंट मार्केट प्राइस है, जो भी सिक्योरिटी का, उसके अंदर सब चीजें फुल्ली, क्विकली एंड रेशनली रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन उस करंट प्राइस के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर, उस सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है इस समय अवेलेबल है, वो सारी की सारी करंट मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. देन वी वुड से कि हमारा जो कैपिटल मार्केट है वो इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट है. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट पॉइंट इज टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट. सो जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो इन्वेस्टमेंट के अंदर ये होता है कि आप इन्वेस्टमेंट के अंदर दो तरीके से, टू स्ट्रेटेजीज आप फॉलो कर सकते हो. वन इज द एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एंड सेकंड वन इज द पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी. एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या होता है कि जिसके अंदर आप सेल परचेज आप एक्टिवली कर रहे हो टू गेट मोर एंड मोर रिटर्न्स. आप अपनी रिटर्न अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए आप एक्टिव, फटाफट एक्टिव देखते, मतलब मार्केट से एक्टिवली जुड़ के यू आर जस्ट ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर रिटर्न्स एज कंपेयर टू द इंडेक्स या कोई भी किसी फंड को रेप्लिकेट करने से बेटर आप खुद की अपनी स्ट्रेटेजी कर रहे हो, खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करो सिक्योरिटीज में, मार्केट में बेसिकली. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, इसके अंदर क्या होता है कि आपने कोई भी इंडेक्स उठा लिया, जैसे हमने पीछे कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज के साथ एक जो, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 हो गया, आपने उसके अंदर जो सिक्योरिटी जिस पर्टिकुलर वेट में है, कोई भी ऐसा इंडेक्स आपने ले लिया जिसके अंदर पर्टिकुलर सिक्योरिटीज जो है वो पर्टिकुलर वेट में, उन्हीं वेट में आप उसी प्रोपोर्शन में आपने अपना एक इंडेक्स क्रिएट किया हुआ है, उसी प्रोपोर्शन में आप डीलिंग कर रहे हो, उसे बोलते हैं इन पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी. आप खुद नहीं कर रहे, बस आप एक रेप्लिकेट कर रहे हो किसी ना किसी तरीके से सिक्योरिटी, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को, एज एवरीथिंग. तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हो सकती है. नंबर वन इज द एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड सेकंड वन इज द पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी. व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, जो कब काम आएगी, अगर मार्केट इनएफिशिएंट है. मार्केट इनएफिशिएंट मतलब यानी कि मार्केट के अंदर जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी का, वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं वहां पे एक स्कोप है जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हो अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है. वो टेक्निकल एनालिसिस या वही प्राइस एंड वॉल्यूम के बेसिस आप कुछ ना कुछ कर सकते हो. कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आपके पास है जो अभी मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ सच थिंग्स जो कि हमारे मार्केट प्राइस में कवर नहीं हो रही है, देन आई वुड से कि आप एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की तरफ जा सकते हैं. यानी अगर मिस प्राइसिंग है, यानी सिक्योरिटी का प्राइस कुछ और होना चाहिए लेकिन अभी करंटली जो चल रहा है वो कुछ और चल रहा है एंड देयर इज सम गैप, मिस प्राइसिंग है, then I would say कि you can go for the active investment strategy and we can generate the positive risk adjusted return या positive alpha we will be able to generate. Now moving forward, when we talk about the passive investment strategy, तो उसके अंदर क्या होता है, जो अगर perfectly efficient capital market है, यानी कि जो market price है ऑलरेडी सारी की सारी information capture कर चुका है, आपके पास कोई भी अगर ऐसी information है जो capture नहीं हो रखी है तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा. मतलब आई वुड से कि अगर कोई भी ऐसी information है जो capture हो रखी है लेकिन आपके पास कोई information है, आपके पास इन्फॉर्मेशन होने का कोई फायदा नहीं है सच, क्योंकि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कैप्चर हो रखी है करंट मार्केट प्राइस में. देन आई वुड से यू विल नॉट बी एबल टू गेन द पॉजिटिव अल्फा ऑन दैट थिंग. तो इससे बढ़िया ये है कि आप पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी करो.
एंड एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अंडर परफॉर्म कर जाएगी, क्योंकि अगर आप एक्टिवली सेल परचेज भी करेंगे तो उसके बेस पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आएगी, एंड वो आई वुड से कि कहीं ना कहीं उल्टा नुकसान ही होने वाला है। सो ड्यू टू द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड द मैनेजमेंट फीस, आप एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इतनी प्रेफर नहीं होगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर आपके मार्केट प्रॉपरली एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं तो। अब पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है? बेसिकली आप इन्वेस्ट करते हैं किसी इंडेक्स पोर्टफोलियो में जो रेप्लिकेट करती है रिटर्न, या बेसिकली रेप्लिकेट करती है किसी इंडेक्स को। जिस वेट में कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट हो रखी है, उसी वेट के हिसाब से, उसी प्रोपोर्शन में भी आप कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्योरिटीज में सेल परचेज करते रहते हो। जैसे उसमें टारगेट वेट्स चेंज होते हैं, ऐसे ही आप अपने टारगेट वेट चेंज कर देते हो, एंड समवेयर यू आर एबल टू गेन द रिटर्न, टू अचीव द रिटर्न जो उस पर्टिकुलर इंडेक्स ने अचीव करी, राइट? आप एक्टिवली कुछ ज्यादा अर्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी नहीं कर रहे हो, एंड क्योंकि मार्केट एफिशिएंट है। अगर मार्केट इनएफिशिएंट है, देन यस आई वुड अर्ज टू आप जाओ एंड take the benefit of the active investment strategy. उसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्केट वैल्यू एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू। सो व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केट वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू? बेसिकली बहुत सिंपल है, इसको मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली में। सो मार्केट वैल्यू क्या होता है? बेसिकली एसेट का जो करंट प्राइस अभी चल रहा है मार्केट में, उसका आप उसे बोलते हैं मार्केट वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर फंडामेंटल वैल्यू होता है कि एक्चुअली में एसेट की वैल्यू क्या है, एक्चुअली में मैं एक एसेट की वैल्यू क्या मानता हूँ जो मैं देने के लिए रेडी हूँ। सो व्हाट इज द रेशनल इन्वेस्टर दैट वुड बी विलिंग टू पे basis the knowledge what about the characteristics, like about the characteristics and about the knowledge of the stock, about the knowledge of the particular security, मैं अभी कितना प्राइस देने के लिए रेडी हूँ उस पर्टिकुलर शेयर के लिए, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर फंडामेंटल वैल्यू। लेकिन अगर हम आगे बात करते हैं, अगर मार्केट हमारे इनएफिशिएंट, अगर मार्केट एफिशिएंट है, प्रॉपर्ली एफिशिएंट है, करंट मार्केट प्राइस, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन जो भी है मार्केट में उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए रिलेटेड, वो सारी की सारी कैप्चर कर रहा है हमारा प्राइस इस टाइम पे, उसके अंदर कोई मूवमेंट ऐसा नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ कैप्चर कर रहा है। तो जो मार्केट वैल्यू हम बात कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट करेगा इंट्रिंसिक वैल्यूज को। So expected return will be equal to the required return. What I said, expected return आपकी required return के बराबर होगी, क्योंकि जो आपकी expected return है, considering your information and everything, और जो required return आपको चाहिए, वो दोनों मैच होने वाली है। सो जो मार्केट वैल्यू है, वो कहीं न कहीं इंट्रिंसिक वैल्यू को भी रिफ्लेक्ट करेगा। बेसिस उसके बेसिस में क्या होने वाला है कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी, वो एग्जैक्टली मैच हो जाएंगे एक टाइम पे आके। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके मार्केट ही इनएफिशिएंट है, अगर आपके मार्केट ही इनएफिशिएंट है, तो क्या होगा? मैंने बोला मार्केट इनएफिशिएंट है, तो या तो ये होगा कि आपका ओवर प्राइस हो जाएगा स्टॉक, या फिर अंडर प्राइस हो जाएगा। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है बेसिस एज़ कंपेयर टू द मार्केट वैल्यू, तो मैं बोलूँगा कि आपका जो प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है, तो यू जस्ट बाय द सिक्योरिटी। एंड अगर आपका इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम है एज़ कंपेयर टू द मार्केट वैल्यू, तो आपका स्टॉक ओवर वैल्यूड है, यू जस्ट सेल द सिक्योरिटी। ये कब चीज़ें होंगी? अगर मार्केट एफिशिएंट नहीं होगा तो, तभी आपका डिफरेंस आने के चांसेस हैं वहाँ पे। इज़ दैट राइट? नाउ उसके बाद पॉइंट नंबर 3 बात करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स जो मेरी अफेक्ट करते हैं मार्केट की एफिशिएंसी को। मार्केट की एफिशिएंसी में कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरी अफेक्ट करते हैं? सो पॉइंट नंबर 1 बात करता है, दैट इज़ द नंबर ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। नंबर ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ग्रीन कलर तो वर्क नहीं कर रहा है। इसको भी तो पर्पल वन, राइट? सो द नंबर ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं बात करता हूँ कि अगर इन्वेस्टर्स आपके ज़्यादा हैं किसी पर्टिकुलर मार्केट में, अगर आपके जो जिस मार्केट की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर मोर, ज़्यादा है उस टाइम पे, तो हम बोलेंगे कि मार्केट एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि हायर द बेटर, क्योंकि जितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स होंगे उन सबके पास डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होगी, और हर इन्वेस्टर अपने माइंडसेट के साथ एक ट्रेड से ट्रेड कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो करंट मार्केट प्राइस जो ट्रेड कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर चुका होगा, और जो करंट मार्केट प्राइसेस हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप अंदर कैप्चर कर चुके होंगे, एंड विच लीड्स की से क्या होगा एट द एंड, आपकी जो मार्केट एफिशिएंसी है, मार्केट का जो एफिशिएंट है, जो हम बोलेंगे मार्केट एफिशिएंट बनता चला जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स ज्यादा हैं, सबके पास अपनी अपनी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे वो ट्रेडिंग हो रही है वहाँ पे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो बोलता है कि जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी इन्वेस्टर्स के पास, उतना एफिशिएंट मार्केट होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, उतनी उसी तरीके से आप अपना ट्रेड प्लेस करेंगे, उसी तरीके से आप मार्केट में अपने आप को मतलब आप अपनी जो चीज़ें करने वाले हो मार्केट में, कंसीडरिंग योर नॉलेज करने वाले हो। तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी, उतनी चीज़ें कहीं न कहीं मार्केट में शो होंगी, मार्केट के प्राइसेज़ में चेंज होंगी, मार्केट ऊपर-नीचे होगा उस हिसाब से। सो आपका मार्केट एफिशिएंट बनता चला जाएगा जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होगी। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इम्पेडिमेंट्स टू ट्रेडिंग, यानी ऑब्स्टैकल टू ट्रेडिंग, जो कि जितनी कम होगी उतनी बेटर है। अगर आप ऑब्स्टैकल टू ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो जितनी ऑब्स्टैकल्स कम, उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं आर्बिट्राज के केस में, आर्बिट्राज बेसिकली क्या होता है कि रिस्क लेस प्रॉफिट हम बेसिकली कर रहे होते हैं, जस्ट हैपन ड्यू टू द मिस प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। मिस प्राइसिंग ऑफ एसेट है टू मार्केट्स के अंदर, एक जगह
सस्ता, एक जगह महँगा है, तो सस्ती जगह से खरीद के महँगी जगह पे बेचने का। सो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं 2 मार्केट्स में अगर इक्वल, जब तक हम कब तक करते रहते हैं बाइंग एंड सेलिंग, जब तक वो पैरिटी पे ना आ जाए, जब तक वो इक्वल ना हो जाए। ठीक है? उसके बाद आगे बात करते हैं कि बट इम्पेडिमेंट्स अगर आपने लगा दिए आर्बिट्राज में, फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो जो आर्बिट्राज एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। अगर आर्बिट्राज एक्टिविटी कम हो गई, तो जो प्राइसिंग इनएफिशिएंसीज है वो बरकरार रहेगी। आपकी जो मिस प्राइसिंग है, एक एसेट एक मार्केट में सस्ता मिल रहा है, एक एसेट एक मार्केट में महंगा मिल रहा है वही सेम एसेट, तो जो आपकी इनएफिशिएंसी है, जो मार्केट की जो इनएफिशिएंसी है प्राइसिंग की, वो बरकरार रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर ऑब्स्टेकल्स टू मार्केट, ऑब्स्टेकल्स टू ट्रेडिंग अगर जितने कम होंगे, उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, उतनी पैरिटी पे चीज़ें रहेंगी, प्राइसेस आपके सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट सेलिंग का बात करते हैं, जो शॉर्ट सेलिंग है वो इट्स अ गुड थिंग, वो इंप्रूव करता है मार्केट एफिशिएंसी को, क्योंकि वो कहीं न कहीं एक सेल प्रेशर क्रिएट करता है, जो कि एसेट के ओवर वैल्यूएशन को रोकता है। वो क्या रोकता है? वो एसेट के ओवर वैल्यूएशन को रोकता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड इन्फॉर्मेशन कॉस्ट के बारे में। अगर आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड इन्फॉर्मेशन कॉस्ट कम होगी, तो भी बेटर है, लोअर द बेटर, क्योंकि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन कॉस्ट जो है वो पोटेंशियली ज़्यादा लग रही है, अगर आपको पोटेंशियल प्रॉफिट्स है तो ठीक है, आप छोड़ दोगे, कुछ नहीं करोगे। सो मार्केट प्राइसेस विल बी इनएफिशिएंट, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे पोटेंशियल प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके, इन्फॉर्मेशन की कॉस्ट इतनी नहीं है, तो यू विल ऑब्वियसली फॉर श्योर आप अपने आप को एक्ट करोगे मार्केट में उसी अकॉर्डिंगली, एंड उसके बेसिस पे कहीं न कहीं जो इन्फॉर्मेशन है वो मार्केट में फ्लो होगी, एंड द मार्केट प्राइसेस विल बी मोर एफिशिएंट, मार्केट विल बी एफिशिएंट, एंड मार्केट प्राइसेस के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें शो होनी स्टार्ट हो जाएँगी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्केट एफिशिएंसी कैन बी डिटरमाइन्ड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम टेकन फॉर इन्फॉर्मेशन टू रिफ्लेक्ट इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, यानी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आई तो कितनी देर लग रही है उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मार्केट प्राइसेस में फ्लक्चुएट होने में। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि आज के टाइम पे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, विद इन अ 30 सेकंड्स और आई वुड 30 सेकंड्स विल बी बोर, मैं बोल रहा हूँ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो मार्केट प्राइसेस में फटाफट आपको शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। मार्केट प्राइसेस अप जाएंगे, डाउन जाएंगे, मार्केट ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट बिकॉज विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। सो उसके लिए हम बोलते हैं कि मार्केट एफिशिएंसी अगर आपको डिटरमाइन करनी है, तो आप ये देख लो कि कितना टाइम लग रहा है किसी भी इन्फॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट होने में इन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी और प्राइस ऑफ द मार्केट बेसिकली। Now, when we talk about the market prices get affected by the information that is not anticipated. This is very good point. अगर आपको पता है कि अगर आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एंटिसिपेटेड था, तो उसके लिए तो आप रेडी थे ना ऑब्वियसली, और जब आप रेडी थे तो आप उस हिसाब से ट्रेड प्लेस कर रहे थे, उस हिसाब से आप मार्केट में एक्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मार्केट प्राइसेस उसकी वजह से चेंज नहीं होंगे, मार्केट प्राइसेस चेंज होंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट इन्फॉर्मेशन जो एंटिसिपेटेड ही नहीं थी, जो एक सरप्राइज की तरह आपके सामने आई है, उसके बेसिस पे, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मार्केट प्राइसेस ज्यादा इफेक्ट होंगे। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आई वुड से, इसको ढंग से देखना, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। ये एक अच्छा टॉपिक है, आई वुड से दिस इज द राइट स्टार, 3 स्टार टॉपिक। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉर्म्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, तो व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी? नंबर 1 बात करता है वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। सेकंड बात करते हैं सेमी स्ट्रांग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, एंड थर्ड वन टॉक्स अबाउट द स्ट्रांग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। ठीक है जी। सो फर्स्ट वन इज़ द वीक फॉर्म मार्केट एफिशिएंसी। वीक फॉर्म मार्केट एफिशिएंसी, वीक फॉर्म एफिशिएंट होना क्या बोलते हैं? अगर हम बोलते हैं कि वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट है, वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट है, तो व्हाट डू यू मीन बाय द वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट? यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस है, जो प्राइसेज़ हैं, वो कहीं न कहीं प्राइसेज़ और वॉल्यूम को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जो करंट जो प्राइसेज़ की फ्लक्चुएशंस हैं, वॉल्यूम जो ऊपर नीचे हो रही है, वो सब चीज़ें ऑलरेडी कैप्चर हो रखी है मार्केट प्राइसेज़ में। क्या कैप्चर नहीं हो रखा है इज़ द फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल है वो कैप्चर नहीं हो रखी है, या फिर कोई भी ऐसी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वो कैप्चर नहीं हो रखी है, उसका आप फायदा उठा सकते हो। सो व्हाट, दोबारा मैंने क्या बोला? आई हैव सेड कि जो भी वीक फॉर्म मार्केट एफिशिएंसी में क्या होता है कि जो भी आपकी करंट जो प्राइसेस चल रहे हैं, जो हिस्टोरिकल प्राइसेस हैं, या फिर जो अभी ट्रेड हो रहे हैं, ट्रेड की वॉल्यूम्स के बेसिस पे, प्राइसेस के फ्लक्चुएशन बेसिस पे, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली एफर्ट से, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको टेक्निकल एनालिसिस बोल सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे जो भी प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है, अब आप टेक्निकल एनालिसिस पे नहीं खेल सकते। आपके जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के बेसिस पे, प्राइसेस के बेसिस पे जो ऑलरेडी है, वो सारा का सारा आपका प्राइस ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है, उसमें अब आप
आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप मार्केट में ऐसा परफॉर्म करो जिसकी वजह से आप फायदा उठा सको, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, अभी मार्केट प्राइस जो चल रहा है किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी का, उसने जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप कोई चीज निकाल के आप उसके बेसिस पे आप प्ले करना चाहते हैं, वो अभी कैप्चर नहीं हो रखा है मार्केट प्राइसेस के अंदर। प्लस कोई भी ऐसी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, पब्लिक जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है बेसिकली, वो कैप्चर नहीं हो रखा है। तो क्योंकि आपकी प्राइस एंड वॉल्यूम ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो चुका है, प्राइस ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है प्राइसेस एंड वॉल्यूम्स को, तो आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है विल नॉट वर्क हेयर। समझ आई बात? उसके बाद तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करेगा, फंडामेंटल एनालिसिस वर्क करेगा एंड द इंफॉर्मेशन जो आपके पास है वो भी वर्क कर जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट एफिशिएंसी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट है, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइसेस एंड वॉल्यूम है वो ऑलरेडी कवर्ड है यहाँ पे, यानी कि जो टेक्निकल एनालिसिस का स्कोप नहीं बचा यहाँ पे। प्लस यहाँ पे जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है उसके वो भी आपकी ऑलरेडी मार्केट प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रही है। अब क्या चीज रह गई जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, इज द इनसाइडर ट्रेडिंग, द प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है मार्केट प्राइसेस में, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस विल नॉट बी वर्किंग इन दिस फॉर्म ऑफ मार्केट। सो सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट में, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट के अंदर प्राइसेस एंड वॉल्यूम के बेसिस पे जो मार्केट प्राइसेस हैं वो शो हो रहे हैं, मार्केट प्राइस ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है द प्राइस एंड द जो वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन है, प्लस कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस यानी कोई भी ऐसी पब्लिक इंफॉर्मेशन सब कैप्चर हो चुकी है। जस्ट दैट कि आपकी जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो कैप्चर नहीं हो रखी है, तो आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस है एंड फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। सो ऐसा मेंशन यहाँ पे है कि टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करेगा, फंडामेंटल एनालिसिस वर्क नहीं करेगा, एंड जो वर्क करेगा इट्स जस्ट द इंफॉर्मेशन, द प्राइवेट इंफॉर्मेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग वाली, दैट विल बी ओनली वर्किंग इन दिस मार्केट। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि जब सब कुछ वर्क हो ही गया, देखो सिंपल सी बात है, फंडामेंटल एनालिसिस आप क्या कर सकते थे, आप चार्ट्स के बेसिस पे खेल सकते थे, वो ऑलरेडी कैप्चर है। आप फंडामेंटल के बेसिस पे खेल सकते थे, वो भी ऑलरेडी कैप्चर है। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास होती ही नहीं है, आपके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक तरीके से कहीं ना कहीं एफिशिएंट मार्केट है, इट्स एफिशिएंट मार्केट है। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बोलता हूँ कि यहाँ पे करना चाहिए। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट दी वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट, तो टेक्निकल ठीक है, टेक्निकल के बेसिस आप नहीं कर सकते, बट मैं बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके पास वो ढंग से होगी, आपने फंडामेंटल ढंग से स्टडी किए हुए हैं, देन ऑल्सो यू हैव चांस टू प्ले, आप यहाँ पे मिस प्राइसिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट में आई वुड से कि आप एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हैं, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आप कर सकते हैं वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट के अंदर। लेकिन बट व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द सेमी स्ट्रॉन्ग में मैं बोलूंगा कि आप पैसिव ही करो, क्योंकि फंडामेंटल एंड टेक्निकल ऑलरेडी दोनों कैप्चर हो चुके हैं। जो बचता है वो खाली सिर्फ इनसाइडर ट्रेडिंग बचता है, विच इज नॉट मोर, मतलब वो बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना वो ही यहाँ पे उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म इज लाइक सब कुछ कवर, कोई स्कोप ही नहीं बचा है। सो प्राइस एंड वॉल्यूम ऑलरेडी कैप्चर्ड, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कैप्चर्ड एंड द प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कैप्चर्ड, तो कुछ भी ऐसा है जो बचा है, नथिंग। सो टेक्निकल एनालिसिस आप यूज नहीं कर सकते, ऑलरेडी बेसिकली जो प्राइस है ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है, फंडामेंटल एनालिसिस के भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, एंड इनसाइडर ट्रेडिंग का भी आप कुछ बेनिफिट नहीं उठा पाओगे, क्योंकि जो मार्केट प्राइसेस है वो सब कैप्चर कर चुके हैं। अब एक होता है, ये तो हमारी एफिशिएंसी की बात होगी, वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट, सेमी स्ट्रांग एफिशिएंट मार्केट। जस्ट लिसन मी प्रॉपर्ली, मैं एक वर्ड पे फोकस कर रहा हूँ। वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट, सेमी स्ट्रांग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट, स्ट्रांग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट। करेक्ट, क्या बोला मैंने, एफिशिएंट पे वर्ड में फोकस कर रहा हूँ, तो वीक फॉर्म की भी एफिशिएंसी को मैं चेक कर रहा हूँ कि वीक फॉर्म एफिशिएंट है, सेमी स्ट्रांग फॉर्म वाला भी एफिशिएंट है, स्ट्रांग फॉर्म वाला भी एफिशिएंट है। तो यानी कि अगर मैं सेमी स्ट्रांग फॉर्म वाला एफिशिएंट बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि टेक्निकल यूज नहीं करने का, फंडामेंटल यूज नहीं होने का, बस यूज होने का तो खाली इनसाइडर ट्रेडिंग यानी इन्फॉर्मेशन। वीक फॉर्म अगर एफिशिएंट होगा तो टेक्निकल यूज नहीं हो सकता, फंडामेंटल और इन्फॉर्मेशन यूज हो सकता है। लेकिन अगर मैं कल को ये बोल दूं कि वीक फॉर्म इनएफिशिएंट है, सेमी स्ट्रांग फॉर्म इनएफिशिएंट है, तो क्या मतलब होता है उसका? तो अगर मैं बोलता हूँ कि वीक फॉर्म इनएफिशिएंट है, तो यानी टेक्निकल भी यूज हो सकता है। अगर मैं बोलता हूँ कि सेमी स्ट्रांग फॉर्म इनएफिशिएंट है, सो फंडामेंटल भी यूज हो सकता है। तो वीक फॉर्म अगर इनएफिशिएंट है तो टेक्निकल भी यूज हो सकता है, सेमी स्ट्रांग फॉर्म इनएफिशिएंट है, सो फंडामेंटल भी यूज हो सकता है। एक होता है इनएफिशिएंट मार्केट, कुछ भी यूज करो, टेक्निकल यूज करो, फंडामेंटल यूज करो, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन यूज, सब यूज हो सकता है। मार्केट प्राइसेस अभी कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, मिस प्राइसिंग अच्छी खासी है, तो यहाँ पे भी आप एक्टिव मैनेजमेंट, एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। Now, the fifth point talks about the abnormal profit, your risk adjusted returns. तो abnormal profit
कैसे होगा? एब्नॉर्मल प्रॉफिट अगर मैं चेक करता हूँ कि एब्नॉर्मल प्रॉफिट बेसिकली कब होंगे, जब मैं बोलूँगा कि मिस प्राइसिंग है। ऑब्वियस सी बात है। एब्नॉर्मल प्रॉफिट तभी आप कर पाओगे जब कहीं न कहीं मिस प्राइसिंग है, आपके पास एक चांस है कि जिसके बेसिस पे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप खेल सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू अर्न द एब्नॉर्मल प्रॉफिट या फिर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स या अल्फा जिसको हम बोलते हैं। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं जस्ट टू कैलकुलेटेड टू टेस्ट द मार्केट एफिशिएंसी कि मार्केट एफिशिएंट है या नहीं है, मिस प्राइसिंग है या नहीं है। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट यूजिंग कैपम और एनी अदर मॉडल्स। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि आप एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करेंगे अपने कैपम मॉडल को यूज करके, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, व्हिच इज इक्वल टू द रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इनटू रिस्क ऑफ मार्केट रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो हमने बोला कि आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। सो आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर ली यूजिंग द कैपम मॉडल या कोई भी ऐसा आप अपना दूसरा मॉडल यूज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो रिटर्न ऑन एवरेज आ रही है, जो बेसिकली रिटर्न आ रही है क्या स्टॉक से वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न से, तो हम रिजेक्ट कर देंगे हाइपोथेसिस ऑफ एफिशिएंट प्राइसेस। तो हम बोलेंगे कि एफिशिएंट प्राइसेस की जो हाइपोथेसिस है मैं उसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके जो मार्केट है वो आपके इनएफिशिएंट मार्केट है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो मेरी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ और यूजिंग डिफरेंट मॉडल्स कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, एग्जाम्पल कैपम को हो गया या फिर कोई और मॉडल आप यूज करके आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकाल के बैठे हुए हैं, लेकिन जो एवरेज रिटर्न है जो आपने अर्न की है उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी से वो ऑन द हायर साइड है एज कम्पेयर टू द एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न से अगर ज्यादा आ रही है तो आई वुड से कि भैया कुछ तो लोचा है, या फिर मिस प्राइसिंग था, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन का यूज करके आपने ज्यादा रिटर्न कैप्चर कर ली जो कि आप यूज जो आपको नहीं होनी चाहिए थी अगर हम अपने मॉडल के हिसाब से करते। तो इसलिए मैं अपना रिजेक्ट करता हूँ हाइपोथेसिस कि मार्केट एफिशिएंट है, प्राइसेस एफिशिएंट है, क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मार्केट इनएफिशिएंट है, इनएफिशिएंसीज थी मार्केट में, मिस प्राइसिंग थी, उसका आपने बेनिफिट उठाया एंड उसी के बेसिस पे आपकी जो रिटर्न ऑन एवरेज आई है वो ज़्यादा आई है एज़ कम्पेयर टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। समझ आ गया अच्छे से। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? तो सिंपल आप अर्न करते हो अल्फा, पॉजिटिव रिटर्न अर्न करते हो यूजिंग द हिस्टोरिकल प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा। पास्ट प्राइसेस आप चार्ट बेसिकली देख रहे होते हो कि पास्ट में प्राइसेस कैसे चल रहा है, कैसे कैंडल ऊपर जा रही है, कैसे नीचे जा रही है। यू विल बी स्टडिंग डिफरेंट पैटर्न्स एंड जो वॉल्यूम इस समय ट्रेड कर रही है मार्केट में उसके बेसिस पे आप एक अपनी पोजीशन क्रिएट करते हो, एक अपना प्राइस सेट करते हो एंड उसके बेसिस पे आप कहीं न कहीं अर्न करना चाहते हो एक अल्फा। नाउ अगर वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट है, सो वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट में मैंने क्या बोला, वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट में आप टेक्निकल एनालिसिस यूज नहीं कर सकते, यू विल नॉट बी एबल टू यूज द टेक्निकल एनालिसिस। नाउ उसके बाद हम बोलते हैं कि कांट रिजेक्ट द हाइपोथेसिस ऑफ मार्केट्स आर वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट। तो टेक्निकल अगर वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट है तो टेक्निकल एनालिसिस तो यूज नहीं हो सकता। प्लस साथ के साथ आई कांट रिजेक्ट हाइपोथेसिस ऑफ मार्केट्स आर वीक फॉर्म एफिशिएंट। तो मेरी जो हाइपोथेसिस है कि मार्केट्स जो है वीक फॉर्म एफिशिएंट है उसको मैं रिजेक्ट ही नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है। भैया अगर मार्केट वीक फॉर्म एफिशिएंट है तो जो हाइपोथेसिस है मेरी वीक फॉर्म एफिशिएंट की मैं रिजेक्ट ही नहीं करूंगा, आई विल एक्सेप्ट हाँ कि वीक फॉर्म एफिशिएंट है, दैट्स इट। टेक्निकल एनालिसिस यूज नहीं हो सकता उस समय अगर ऐसा कुछ है तो। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द फंडामेंटल एनालिसिस व्हाट डू यू मीन बाय द फंडामेंटल एनालिसिस? यू आर जस्ट यूजिंग द पब्लिक इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? अर्निंग्स को लेके, डिविडेंड को लेके, वेरियस अकाउंटिंग रेशियो एंड एस्टिमेट, यानी कि इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन या फिर आप सिंपल स्टडी कर लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि कंपनी ने इशू कर रखे हैं पब्लिक में। आप उनको यूज़ करके उसके अंदर आप क्या-क्या चीज़ें फ़ोकस करते हो, अर्निंग्स क्या है, डिविडेंड क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग दूसरी रेशियोज़ क्या है, क्या-क्या एस्टिमेट्स हैं, क्या-क्या फोरकास्ट है, क्या-क्या बजट है, वो सब चीज़ों के बेसिस पे आप एक एनालिसिस करते हो एंड यू यूज़ दैट एनालिसिस, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। नाउ व्हाट इज़ द मेथड ऑफ टेस्टिंग द सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म? कि सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म यानी कि ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस भी कैप्चर हो रखा है। तो वो कैप्चर कैसे उसको देखने के लिए कि ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस कैप्चर हो रखा है, टेक्निकल कैप्चर हो रखा है, यानी कि मेरा सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट है, तो उसको मैं टेस्ट कैसे करता हूँ? इसके लिए एक पैटर्न है, उसके लिए एक स्टडी है जिसको बोलते हैं इवेंट स्टडी। उसको क्या बोलते हैं? इवेंट स्टडी। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आप एग्जामिन करते हो, उसका आप एग्जामिन करते हो एब्नॉर्मल रिटर्न्स बिफोर एंड आफ्टर द रिलीज ऑफ द न्यू इन्फॉर्मेशन। कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आई, बिफोर उससे पहले एब्नॉर्मल रिटर्न्स कितनी थी, उस इन्फॉर्मेशन आने के बाद आपकी न्यू इन्फॉर्मेशन आने के बाद आपकी रिटर्न्स एब्नॉर्मल रिटर्न्स कितनी हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल अफेक्टिंग फर्म्स इंट्रिंसिक वैल्यू, एग्जाम्पल द डिविडेंड एंड अर्निंग अनाउंसमेंट। अगर इन्वेस्टर इज नॉट एबल टू अर्न अल्फा, नल हाइपोथेसिस हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि मार्केट जो है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट है। तो हम मान के चलेंगे भैया सब कुछ कैप्चर हो रखा था। इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस आपने ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि आप एक कोई अल्फा अर्न कर पाए हो।
सो वी विल बी सेइंग कि आपका मार्केट सेमी स्ट्रांग एफिशिएंट है। नाउ अब बात करेंगे मार्केट एनोमलीज के बारे में। नाउ मार्केट एनोमलीज में क्या होता है? एनोमली इज बेसिकली समथिंग दैट डेविएट फ्रॉम द कॉमन रूल। जो कॉमन रूल से आप डेविएट करते हैं उसे हम एनोमली बोलते हैं। मार्केट एनोमली क्या होती है? मार्केट एनोमली क्या होती है? बेसिकली दैट लीड्स टू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। हम बोलते हैं कि मार्केट एफिशिएंसी की हम बोल रहे थे कि हमारा मार्केट एफिशिएंट है, वेदर इट्स अ वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट और अ सेमी स्ट्रांग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट। अगर मैं उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में मजबूर हो जाता हूँ तो उसको हम बोलेंगे मार्केट एनोमली। तो एनोमलीज हम बात करते हैं टाइम सीरीज डेटा के अंदर कैसे वर्क करता है। सो एनोमलीज इन टाइम सीरीज डेटा, तो हाउ डज इट वर्क? सो एनोमलीज के अंदर टाइम सीरीज डेटा के अंदर सबसे पहले होता है कैलेंडर एनोमलीज। कैलेंडर एनोमलीज में क्या होता है? बेसिकली हम उसको बोलते हैं जनवरी इफेक्ट, हम बोल सकते हैं इसको जनवरी इफेक्ट, यस, और द टर्न ऑफ द ईयर इफेक्ट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि जो भी फॉर एग्जांपल कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजर है या कोई भी ऐसा इन्वेस्टर है, वो क्या करते हैं, एक लॉस बुक करने का ट्राई करते हैं। सो एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर जनवरी के मतलब दिसंबर एंड में क्या करते हैं, अगर इफ दे आर फॉलोइंग द कैलेंडर ईयर, अगर उनकी कंट्री में कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है या फिर इन इंडिया भी फॉलो द फाइनेंशियल ईयर, सो एट द एंड ऑफ द ईयर बेसिकली व्हाट दे डू इज कि सिक्योरिटीज को सेल कर देते हैं। जो भी लॉस मेकिंग सिक्योरिटीज होती हैं, आप उनको क्या कर देते हैं, आप उनको सेल कर देते हैं एंड उनको आप वापस से रीपर्चेज कर लेते हैं इन द जनवरी मंथ। तो आपने क्या किया, दिसंबर में सेल की, लॉस बुक किया, अपनी इनकम को सेट ऑफ किया, कम टैक्स पे किया, वापस से उन लॉस वाली सिक्योरिटीज को परचेज कर लिया। ये हो सकता है। या फिर अ, हाँ, एक चीज़ और होती है, जो इसको एक एग्ज़ाम्पल की तरह से और बोल सकते हैं मैं इसको कि जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, वो अपनी अब एक रिटर्न इश्यू करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर कि हाँ, भैया मैंने इन-इन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। वो उन सिक्योरिटीज़ को हटा देंगे जो जिसमें रिस्क बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा खासा रिस्क है, या फिर मैं इसको हम बोल सकते हैं कोई कचरा सिक्योरिटीज़ है बेसिकली, आपने उनको परचेज़ किया हुआ था, आप उनको बेच दोगे, ठीक है? वापस खरीद के रख लोगे आफ्टर आपने जब रिटर्न जो जो भी आपकी रिपोर्ट है वो पब्लिश कर दी, राइट? सो इसको हम बोलते हैं जनवरी इफेक्ट या द टर्न ऑफ द ईयर इफेक्ट, जिसके अंदर ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 डेज़ ऑफ जनवरी क्या होता है, स्टॉक रिटर्न फॉर द स्मॉल फर्म्स आर सिग्निफिकेंटली हायर। तो जो स्मॉल फर्म्स होती हैं, जो एक तरह से कचरा-कचरा छोटी-छोटी फर्म्स होती हैं, उनकी सिग्निफिकेंटली हायर होती है। क्यों होती है? इसका रीज़न हो सकता है टैक्स लॉस सेलिंग, यानी कि आप जो लॉस है वो इनकर करते हो दिसंबर में टैक्स सेविंग के लिए, वो आपने फटाफट बेच दी और वापस से रीपर्चेज़ करना स्टार्ट कर देते हो जनवरी में। अब जनवरी में आप रीपर्चेज़ करना स्टार्ट कर रहे हो, तो पुश उसकी वजह से क्या होगा, प्राइसेज़ जो हैं वो ऊपर होना स्टार्ट हो गए। एक होता है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग कैसे होगा कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर है, वो क्या कर रहा है, वो रिस्की सिक्योरिटीज़ को एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करता है, वो सब निकाल देगा और वापस से रीपर्चेज़ कर लेगा इन द मंथ ऑफ जनवरी। सो उसको हम बोलते हैं जनवरी इफेक्ट या फिर टर्न ऑफ द ईयर इफेक्ट, जिसके अंदर दिसंबर में प्राइस नीचे जा रहा है, जनवरी में ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू मैनिपुलेट। उसके बाद हम बात करते हैं अदर कैलेंडर एनोमलीज क्या हो सकती है, टर्न ऑफ द मंथ इफेक्ट, जिसके अंदर स्टॉक रिटर्न्स इंक्रीज होते हैं एट द मंथ एंड, डे ऑफ द वीक इफेक्ट, जिसके अंदर एवरेज मंडे रिटर्न्स नेगेटिव होती हैं। वीकेंड इफेक्ट क्या होता है, वीकेंड इफेक्ट बेसिकली द पॉजिटिव रिटर्न्स ऑन फ्राइडे फॉलोड बाय नेगेटिव रिटर्न्स ऑन मंडे, एंड द हॉलिडे इफेक्ट इज लाइक प्री हॉलिडे रिटर्न्स जो होती हैं वो ऑन द हायर साइड होती हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ओवर रिएक्शन एनोमलीज, ओवर रिएक्ट करते हो, जब आप ओवर रिएक्ट करते हो उसको बोलते हैं ओवर रिएक्शन एनोमली। सिंपल एज दैट, द फर्म जिसकी पुअर स्टॉक रिटर्न्स थी फॉर द पास्ट 3 और 5 years एंड सब्सिक्वेंट रिटर्न्स की बढ़ती ही चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। अब 3 एंड 5 स्टॉक से 3 और 5 लास्ट 3 और 5 ईयर से अच्छे खासे साल से वो पुअर स्टॉक रिटर्न था, नॉमिनल स्टैग्नेंट रिटर्न थी, लेकिन एकदम से ओवर रिएक्ट कर रहे हो आप सब कि जो सब्सिक्वेंट रिटर्न है उसकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही हैं। सो इन्वेस्टर्स ओवर रिएक्शन हो रहा है टू द अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज एंड अनएक्सपेक्टेड बैड न्यूज। तो या तो बहुत गिरता ही चला जा रहा है या फिर बिल्कुल बढ़ता ही चला जा रहा है। वैसे तो 3 और 5 ईयर से स्टैग्नेंट था, पुअर स्टॉक रिटर्न्स थी, कुछ इतनी अच्छी खासी आपको रिटर्न्स ही मिली थी कि आप बहुत खुश हो जाओ, और एकदम से रिटर्न की क्या होगी, एकदम से रिटर्न हवा में शूट अप हो गई एकदम से। उसको हम क्या बोलते हैं, इट्स नोन एज द ओवर रिएक्शन एनोमलीज। तो ये वायलेट करता है वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट को। तो यानी यहाँ पे क्या हम बोलते हैं कि ये क्योंकि कहीं न कहीं टेक्निकल से रिलेटेड है, तो उसको हम बोलते हैं कि जो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट को ये वायलेट करता है, बिकॉज़ इट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन द मार्केट डेटा। अब मार्केट डेटा के बेसिस आप यहाँ पे ओवर रिएक्ट कर रहे हो एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक द रिस्क एडजस्टेड, जो भी आप पॉजिटिव अल्फा क्रिएट करने की कोशिश करोगे यहाँ पे जस्ट बिकॉज़ ऑफ द मार्केट डेटा, क्योंकि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, सिंपल ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तो आप जो भी कोई ऐसा बंदा आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फंडामेंटल ऐसा कुछ नया नहीं है, कोई ऐसी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है नहीं है, जस्ट ओवर रिएक्टिंग। अब आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो तो चार्ट्स के बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे यू विल बी एबल टू गेन द रिस्क द पॉजिटिव रिटर्न, रिस्क जो पॉजिटिव अल्फा हो सकता है वो आप यहाँ पे
क्रिएट या फिर अचीव करने का अपना आई वुड से आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हो एंड रिस्क पॉज़िटिव रिटर्न्स आप यहाँ पे अचीव कर पाओगे। एंड य इसलिए ये हम बोलते हैं कि आप यहाँ पे वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी का ब्रीच करते हो। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द मोमेंटम एनोमलीज़ क्या होता है कि हाई शॉर्ट टर्म रिटर्न्स तो थी, फॉलोड बाय कंटिन्यूड हाई रिटर्न्स मतलब स्टार्टिंग में तो हाई रिटर्न्स आई हैं, वो कंटिन्यू हुए जा रही हैं हाई रिटर्न्स ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो ये भी कहीं न कहीं हमारा वायलेट करता है वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी को। तो दिस आल्सो वायलेट्स द वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। उसके बाद वी टॉक अबाउट द एनोमलीज इन क्रॉस सेक्शनल डेटा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द एनोमलीज इन क्रॉस सेक्शनल डेटा, इसका क्या होता है कि सबसे पहले होता है कि हमारे पास साइज इफेक्ट, एक होता है वैल्यू इफेक्ट। साइज इफेक्ट हम ये बोलते हैं कि जो स्मॉल कैप कंपनीज है वो आउट परफॉर्म करती हैं लार्ज कैप स्टॉक्स को। वैल्यू इफेक्ट ये बोलता है कि जो भी आपके वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, वैल्यू स्टॉक्स कौन से होते हैं जिनकी पी रेशो और मार्केट टू बुक वैल्यू रेशो कम होती है और डिविडेंड यील्ड ज्यादा होती है। ग्रोथ स्टॉक्स कौन से होते हैं, ग्रोथ स्टॉक्स आर द वन जिनकी पी रेशो और मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो हमारी ज्यादा होती है लेकिन डिविडेंड यील्ड ऑन कंपैरेटिवली ऑन द लोअर साइड होती है। सो वी यूज्ड टू से कि जो वैल्यू स्टॉक्स हैं वो आउट परफॉर्म करते हैं, वैल्यू स्टॉक्स जो है वो आपके आउट परफॉर्म करते हैं ग्रोथ स्टॉक्स को, या फिर इसको हम वायलेट करते हैं। सो दीज टू स्ट्रेटेजीज जो भी आपकी रिस्क इफेक्ट है, जो आपका वैल्यू इफेक्ट है, ये दोनों स्ट्रेटेजीज मैं बोलता हूँ कि ये वायलेट करती हैं सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म को। इसको कैसे याद रख सकते हैं कि जो भी मैंने ऊपर बात करी, जो मार्केट प्राइसेस हैं, मार्केट प्राइसेस आपके इफेक्ट हो रहे हैं टेक्निकल के बेसिस पे, ओवर रिएक्ट कर रहे हो या फिर आप मोमेंटम कर रहे हो, रिटर्न्स कैसे प्राइस बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, वो हो गया कहीं ना कहीं वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल साइज इफेक्ट, दैट इज लार्ज स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहा है लार्ज कैप स्टॉक्स को, वैल्यू इफेक्ट में बोलते हैं कि जो वैल्यू इफेक्ट्स जो ग्रोथ वैल्यू स्टॉक्स हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं ग्रोथ को, तो कहीं न कहीं फंडामेंटल्स के ऊपर बेसिस है। तो यानी इसमें मैं बोलता हूँ कि वायलेट करता है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म को। मूविंग फॉरवर्ड उसके बाद हम बात करते हैं अदर एनोमलीज के केस में। अदर एनोमलीज में होता है सबसे पहले क्लोज एंड इन्वेस्टमेंट फंड्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपका एनएवी है, तो जो भी आपके प्राइसेस हैं, जो प्राइस जो आप ट्रेड कर रहे हो, दैट विल बी ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट। जो भी आपका आप ट्रेड कर रहे हो यहाँ पे एट अ डिस्काउंट टू एनएवी, यू आर ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट टू एनएवी। ये यहाँ पे कवर नहीं हुआ है, सो यू आर ट्रेडिंग, यू आर ट्रेडिंग एट डिस्काउंट टू एनएवी। उसके बाद अर्निंग अनाउंसमेंट। अर्निंग अनाउंसमेंट हो गया कि आपके पास एक अर्निंग सरप्राइज आ गया, आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, एक अर्निंग सरप्राइज आ गया है जिस जो एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड है। एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड यानी आपके पास एक्चुअल था, उसमें से माइनस कर देंगे एक्सपेक्टेड, तो यानी कि एक अर्निंग सरप्राइज की आपके पास इतना एक्स्ट्रा रिटर्न आने वाला है। तो यानी कि पोर्शन ऑफ अनाउंस्ड अर्निंग दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। आपको एक्सपेक्टेड था कि हाँ भाई 4-5% होगा, अब आप बोल रहे हैं कि 10% है, यानी कि एक्सपेक्टेड 4% से 10%, 6% का सरप्राइज, वाह। सो अगर अर्निंग सरप्राइज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अल्फा होगा, इन्वेस्टर्स बाय करेंगे उस पर्टिकुलर एसेट को, एकदम उसकी बाइंग चालू हो जाएगी, लोग एकदम इसको एकदम ओवर ऑप्टिमिस्टिक होकर परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद अगर नेगेटिव आ गई, लेट्स सपोज अर्निंग सरप्राइज नेगेटिव है, प्रॉफिट उनके डाउनवर्ड्स हो गए थोड़े से, तो रिस्क एडजस्टेड जो आप पॉजिटिव अल्फा कमाना चाहते हैं तो वो नहीं होगा, वो नेगेटिव अल्फा में चला जाएगा एंड इन्वेस्टर्स विल सेल दैट पर्टिकुलर एसेट, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन चूर चूर हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं किसी से कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करने का। अपने दम पे रहने का, किसी से कभी कुछ एक्सपेक्ट मत करो, एक्सपेक्टेशन रखोगे तो ज़्यादा दुःख होगा। तो इसलिए बोलते हैं एक्सपेक्टेशन रखी, नेगेटिव आ गई तो इन्वेस्टर्स ने सेल करना स्टार्ट कर दिया, नेगेटिव आ गया। एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, सरप्राइज़ मिला, पॉजिटिव अल्फा, इन्वेस्टर्स विल बाय दैट एसेट। Now when we talk about the initial public offer, so when we talk about the initial public offer, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे टिपिकली अंडर प्राइस्ड होते हैं विद द ऑफर प्राइस बिलो मार्केट प्राइस। बेसिकली जो ऑफर किए जाते हैं आईपीओ वो बिलो मार्केट प्राइस होते हैं, अंडर प्राइस्ड होते हैं एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस आईपीओ की ऑब्वियसली बिलो एवरेज ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो एंड इन्वेस्टर्स ओवर रिएक्ट करते हैं बिकॉज दे बिहेव लाइक टू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द कंपनीज प्रोस्पेक्ट ऑन दी ऑफर डे। तो फटाफट फटाफट प्राइसेस एकदम प्रीमियम पे लिस्ट हो जाएगा, फटाफट ट्रेड मार रहा होगा। बाद में अगर आप देखोगे ना तो इन्वेस्ट मतलब अगर कभी आप ग्राफ देखो जो आईपीओ आ रखे थे उनके ग्राफ मोस्ट ऑफ द टाइम तो ग्राफ डाउनवर्ड ही होते हैं। स्टार्टिंग में ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गए, अंडर प्राइस था, ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गए कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर ऑन द ऑफर डे, अच्छा खासा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं एवरीथिंग। एंड अभी क्या हो रहा है, अब बाद में अगर आप कभी देखोगे तो बिलो एवरेज ट्रेड कर रहे होंगे। एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, यहाँ पे होता है कि जो स्टॉक रिटर्न्स रिलेटेड टू द इकोनॉमिक फंडामेंटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डिविडेंड यील्ड, स्टॉक वॉलेटिलिटी एंड द इंटरेस्ट रेट्स।
अब इम्प्लीकेशंस क्या है इन्वेस्टर्स के लिए? तो जो रिपोर्टेड एनोमलीज होती हैं ड्यू टू द मेथोडोलॉजीज यूज्ड इन द टेस्ट ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। तो कई बार क्या होता है कि जो हमने रिपोर्ट की एनोमलीज, दीज आर जस्ट ड्यू टू द मेथोडोलॉजीज जो अपने टेस्ट ऑफ मार्केट एफिशिएंसी के टाइम पे यूज की हैं। इट इज नॉट ड्यू टू द वायलेशन ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। तो ये भी हो सकता है कि वो इट्स नॉट ड्यू टू द वायलेशन ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, रादर इट्स द रिपोर्टेड एनोमलीज आर ड्यू टू द मेथोडोलॉजीज दैट यू हैव यूज्ड इन द टेस्ट ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। Now, the last topic of this particular reading, the is known as a behavioral finance. Behavioral finance basically about the talks about the investors का behavior कैसा है, how they behave in the market. So examine करता है actual decision making the process. Actual decision making process क्या है, how investors behave, how investors take decisions in the market. So when we talk about it is a traditional finance and behavioral finance. Traditional finance is basically the bookish वाला finance कि book में आप क्या सोचते हो? तो book में हम ये सोचते हैं कि भाई एक theoretical हम बात करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टर्स आर यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग डिसीजन मेकर, कि उनकी यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग डिसीजन मेकर है वो। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, और हम ये सोच के चलते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क एवर्स हैं। क्या बोला मैंने? रिस्क एवर्स है। मैंने बोला वो रिस्क एवर्स नहीं है, वो लॉस एवर्स हैं। उनको लॉस से डर है। रिटर्न से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। रिटर्न जितनी देना चाहो दे सकते हो, जितनी ज्यादा रिटर्न है हम लेने के लिए रेडी है, बट मुझे लॉस नहीं चाहिए, मुझे लॉस नहीं चाहिए। सो मार्केट एफिशिएंसी में हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे होते हैं ट्रेडिशनल के अंदर कि मार्केट एफिशिएंसी डज नॉट एज्यूम दिस। मार्केट एफिशिएंसी में हम ये एज्यूम नहीं करते हैं। देयरफॉर इफ एनोमलीज प्रेजेंट है अगर मार्केट में ड्यू टू द इन्वेस्टमेंट बिहेवियर, तो वी कांट से कि मार्केट इनएफिशिएंट। मैंने क्या बोला? अगर मार्केट में एनोमलीज आ रही हैं, यानी कि मार्केट में जो रूल है वो ब्रीच हो रहा है, कि वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट में ऐसा होना चाहिए, तो बट मार्केट ऐसे बिहेव कर रहा है। सेमी स्ट्रांग फॉर्म एफिशिएंट में ऐसा होना चाहिए, तो बट मार्केट ऐसे बिहेव कर रहा है। क्योंकि फिर मैं ये बोलना स्टार्ट कर दूं कि नहीं नहीं हमारा जो मार्केट है ना वो वीक फॉर्म इनएफिशिएंट है, हमारा मार्केट स्ट्रांग फॉर्म इनएफिशिएंट है। मैंने कहा नहीं, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टर्स का बिहेवियर। तो मैंने बोला मार्केट में इनएफिशिएंसी नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट का बिहेवियर, इन्वेस्टर्स का बिहेवियर की वजह से अगर कुछ चीजें हो रही हैं। सो वी कांट से कि हमारा मार्केट ही इनएफिशिएंट है। भई ये तो गलत चीज़ हो जाएगी ना, आपके बर्ताव की वजह से मार्केट में इनएफिशिएंसी जैसा इनएफिशिएंसी के साइन दिख रहे हैं, बट मार्केट इनएफिशिएंट नहीं है। इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर बिहेवियर, योर इन्वेस्टर्स बिहेवियर, जिसकी वजह से चीज़ें ऐसी चल रही हैं। तो वी कांट से कि मार्केट ही इनएफिशिएंट है। अब व्हाट आर द ऑब्जर्व्ड इन्वेस्टर बिहेवियर एंड बायसेस दैट आर कंसीडर्ड इर्रेशनल, दैट इज लॉस एवर्शन। मेरे को लॉस से डर है, मेरे को प्रॉफिट से डर नहीं है, मेरे को रिस्क से डर नहीं है। प्रॉफिट तो मेरे को जितना भर दे, जितना चाहिए उतना दे दो, मुझे लॉस से डर लगता है कि मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। सो इन्वेस्टर्स डिसलाइक अ लॉस मोर लाइक देन द गेन ऑफ एन इक्वल अमाउंट। मैं बोलता हूँ अगर आपके 10 रुपए आपको मिल जाए ना रोड पे पड़े हुए, आप खुश हो जाओगे। आपको 10 रुपए स्टॉक से प्रॉफिट हो जाए ना, तो आप खुश हो जाओगे। तो आपकी यूटिलिटी लेट्स सपोज अगर ऑन द स्केल ऑफ 1 टू 10 अगर मैं मार्क करता हूँ आपकी यूटिलिटी को, तो लेट्स सपोज आपकी यूटिलिटी आई 6, अगर आपको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। लेकिन मैं वही बोलता हूँ कि 10 रुपीज़ का प्रॉफिट ना होकर आपको 10 रुपीज़ का नुकसान हो गया, तो यूटिलिटी का ग्राफ जो है ना आपको -10 पहुँच जाएगा। कहाँ आप खाली 6 लेवल तक खुश थे, 10 रुपीज़ का प्रॉफिट करके, लेकिन आप 10 रुपए का ही लॉस कर दो, तो आपको -10 मतलब ऑन द टॉप ऑफ द हो जाएगा कि यार 10 रुपए, अगर आपके 10 रुपए भी जेब से गिर जाते हैं ना, तो आप पूरे दिन परेशान रहते हैं कि यार वो 10 रुपए कहाँ गए? मल्टीपल टाइम सोचोगे कि यार 10 रुपए कहाँ से खो गए? यहाँ तो नहीं गिर गए, यहाँ तो नहीं गिर गए, यहाँ चेक करता हूँ, वहाँ चेक करता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपको लॉस से डर लगता है कि अगर उतना ही पैसा आपको मिल जाता, आप इतने खुश नहीं होते, क्योंकि वो पैसा गुम गया, उतना ही पैसा आपको ज़्यादा दुःख हो रहा है। तो इसलिए बोलते हैं कि लॉस एवर्जन ज़्यादा है। तो इन्वेस्टर्स बिकेम मोर रिस्क एवर्स व्हेन फेस्ड विद पोटेंशियल लॉसेस एंड पोटेंशियल गेन। तो अगर आपको लग रहा है कि लॉस ज़्यादा होने वाला है, तो आप ज़्यादा रिस्क अवर्स हो जाते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि पोटेंशियल गेन है यहाँ पे, तो आप रिस्क अवर्स नहीं होते। फिर आप तो भैया कमाओ, दबा के पैसा लगाओ, मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है यहाँ पे। इन्वेस्टर ओवर कॉन्फिडेंस हमारे में कूट-कूट के भरा हुआ है, हम तो अपने आप को किसी से कम समझते ही नहीं है। हम ही हैं जो हैं आपस में, आप हमारे से आगे कोई नहीं है। ये मेंटालिटी अपने आप में ना एक सबसे डेंजरस है। एवरीवन इज स्मार्टर। हर रिस्पेक्ट में आपके सामने वाला बंदा, आपका दोस्त आपसे अलग लेवल में स्मार्ट होगा, आप किसी अलग फील्ड में स्मार्ट हो, बट हर कोई स्मार्ट है, कोई पागल नहीं है। तो ओवर कॉन्फिडेंस रखना बंद कर दो। तो इन्वेस्टर्स ओवर एस्टिमेट देयर एबिलिटीज टू एनालाइज द सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो हर कोई आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना स्टार्ट कर देते हो, अपनी एबिलिटीज को, कि मेरे से ज्यादा तो कोई जानता ही नहीं है, मैं ही हूँ जो जानता हूँ, मैं ही हूँ बादशाह। सो दिस इज द वेरी रॉन्ग मेंटेलिटी। एंड नेक्स्ट वन इज द हर्डिंग। भेड़ बकरी वाला होता है ना, कि भेड़ भेड़ चाल से बोलते हैं, दिस इज नॉन एज द हर्डिंग, जिसके अंदर आप एक्ट कर रहे हैं नॉट ऑन प्राइवेट एनालिसिस, खुद का कुछ नहीं कर रहे हो। ये ऐसा कर रहा है, मेरा दोस्त ऐसा कर रहा है, तो मैं भी ऐसे करूँगा। 10 लोग ऐसे कर रहे हैं, तो वो मैं भी ऐसे करूँगा। 10 लोग गड्ढे में कूद रहे हैं, मैं भी कूदूँगा। 10 लोग इस अटेम्प्ट में पेपर दे रहे हैं, मैं भी दूँगा, चाहे मेरी तैयारी हो या ना हो। आप लोग भी करते हो।
तो ये भेड़ बकरी वाला काम ना बंद करो, अपने यहाँ से सोचना स्टार्ट करो, अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी वीकनेस पे काम करना स्टार्ट करो, अपनी वीकनेस पे काम करना स्टार्ट करो। लोग क्या कर रहे हैं भूल जाओ, लोग क्या कहेंगे भूल जाओ, लोगों का काम है कहना। तो यहाँ पे मिमिक कर रहे हो इन्वेस्टमेंट एक्शंस, जो भी आपके दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, आप उनके एक्शंस को मिमिक करना स्टार्ट कर रहे हो। उसके बाद हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन कैस्केड, जिसके अंदर इन्वेस्टर्स मिमिक करते हैं डिसीजन, दूसरे इन्वेस्टर्स के डिसीजन को आप मिमिक करते हो। अनइन्फॉर्म्ड या लेस इन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स जो होते हैं, वो अपने एक्शंस, जो इन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स हैं या दूसरे इन्वेस्टमेंट एक्शंस हैं, उनके एक्शंस को मिमिक करके उसके हिसाब से काम करना स्टार्ट करते हैं। खुद का तो पता नहीं है, खुद को कम नॉलेज है, तो दूसरे बड़े-बड़े लोगों को देख-देख के चलते जा रहे हैं, भेड़-बकरी की तरह चलते जा रहे हैं, अपना खुद का दिमाग लगाना नहीं है। So this was all about investment biases and this was all about in this reading. I hope आपको ये अच्छे से समझ आई होगी, you have enjoyed this reading. ये काफ़ी पहले वाली रीडिंग से तो काफ़ी छोटी है, कंपैरेटिवली बेटर है, 40 मिनट समथिंग की हुई है अभी। मज़ा आया, अच्छे से मज़ा आया, तो ऐसे ही खुश होके मज़े से पढ़ते रहो और ऐसे ही हम फटाफट रीडिंग्स को कवर करते रहेंगे। वीक में 2-3 वीडियोस तो आएँगी ऑब्वियसली, तो अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से रिवाइज़ करते रहो, खुश होके पढ़ो, खुश होके रीडिंग सुनते रहो और जब भी मन करे कि नहीं पढ़ा जा रहा खुद से, तो सिंपल अपने ईयरफ़ोन्स प्लग इन करो एंड जस्ट स्टार्ट लिसनिंग। वीडियो चला के बस बार-बार सुनते रहो, बार-बार सुनते रहो, अपने आप ही सब चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी एंड जस्ट डू द क्वेश्चन्स, यू विल बी ऑल रेडी टू गो। उसके बाद अच्छे से पढ़ो, खुश रहो, हेल्थ पे ध्यान दो, फ्रूट्स खाओ, एक्सरसाइज पे टाइम दो, अपने खुद को भी टाइम दो। यस, पूरे दिन पढ़ाई, 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 पढ़ाई नहीं होती है। अच्छे खासे एक बार में एक गो में बैठो, 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी आपको जितनी देर आप बैठ सकते हो, उस पे अपना 100% देख के देन टेक अ 15 और 20 मिनट्स ब्रेक। एक शॉर्ट नैप होती है जिसको हम बोलते हैं 10 मिनट्स, 20 मिनट्स की एक शॉर्ट नैप ले लो। वो पावरफुल नैप होती है, सबसे पावरफुल नैप होती है वो। जब बिल्कुल थक के आप सोते हो 20 मिनट के लिए एंड देन यू जस्ट वेक अप, तो बहुत फ्रेशनेस वाली फीलिंग आती है, वो करा करो। अपने जो बहुत करीबी दोस्त हैं, उनसे कभी-कभी बात कर लिया करो बीच-बीच में। यू विल फील गुड, यू विल फील मोटिवेटेड। ऐसे दोस्तों से जो आपको मोटिवेट करें, ठीक है? आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें, ऐसे दोस्तों से बात करो। उस टाइम पे यू विल फील गुड, यू विल फील अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना हो गया ठीक है, बट किसी पे कभी डिपेंडेंट नहीं हो रहा। यू डोंट नीड टू हैव कीप एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स। एक्सपेक्टेशन रखोगे तो दिमाग खराब आपका ही होगा, सामने वाले की नहीं जाएगी कुछ भी। आपका ही जाएगा जो जाएगा। सो बी हैप्पी, सब कुछ अच्छा है लाइफ में, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा तब होगा जब आपके साथ भी अच्छा होगा, तब आपको लगेगा कि लाइफ में सब अच्छा है। सबकी लाइफ में सब अच्छा है क्योंकि उनके साथ सब अच्छा है। आपके साथ अच्छा तब होगा जब आप अपने लिए सब अच्छा करना स्टार्ट करोगे। तो उसी के साथ-साथ अभी मैं यहीं से रुकता हूँ। अपने लिए अच्छा करना स्टार्ट करना यानी कि अपने लिए अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अपने लिए ड्रीम्स को चेज़ करना स्टार्ट कर दो। यू विल अचीव ईच एंड एवरी ड्रीम, यू विल फुलफिल ईच एंड एवरी ड्रीम ऑफ योर्स। करेक्ट? चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय।